हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आयनिक बॉन्डिंग। तो आयनिक बॉन्ड बेसिकली किसे कहते हैं? आयनिक बॉन्ड मींस जब दो अपोजिट चार्ज आयन्स एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू। उस तरीके के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। तो आयनिक बॉन्ड किस तरह बनते हैं? जितने भी हमारे पास एटम हैं वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन को अचीव करते हैं, नोबल गैस कन्फिग्रेशन को अचीव करते हैं। और जब दो एटम एक दूसरे के नज़दीक आते हैं, एक केमिकल मॉलिक्यूल बनते हैं या केमिकल कंपाउंड बनते हैं, उस दौरान एक एटम अपनी एक इलेक्ट्रॉन कम्प्लीटली ट्रांसफ़र करते हैं दूसरे इलेक्ट्रॉन्स को, और उस वजह से एक एटम कैटायन में कन्वर्ट होती है, दूसरा एटम एनायन में कन्वर्ट होती है। और उन दो अपोजिट चार्ज आयन के बीच में एक कोलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, बनते हैं। और उस तरीके के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उस तरीके के कोलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उस तरीके के दो एटम को एक दूसरे के साथ जुड़े रखते हैं। इस तरीके के कोलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। तो इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से जो एटम्स हैं, उन एटम का जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डिक्रीज़ होते हैं। आप यूँ कह सकते हैं, जब दो एटम एक दूसरे के साथ कंबाइन होती है तो हमारे पास एक केमिकल कंपाउंड बनते हैं। तो उस केमिकल कंपाउंड के पास एनर्जी कम होती है, क्योंकि उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है। तो रिजल्टिंग जो मॉलिक्यूल बनते हैं, कोलम्बिक बॉन्डिंग की वजह से जो मॉलिक्यूल बनते हैं, उस मॉलिक्यूल के पास एनर्जी कम होती है। आप यूँ कह सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से एनर्जी जो है डिक्रीज़ होती है। जैसे ये हमारे पास एक फ़िज़िकल रिप्रेजेंटेशन, हमारे पास दो एटम हैं और एक एटम दूसरे एटम को इलेक्ट्रॉन कम्प्लीटली ट्रांसफ़र कर रहे हैं, और उस वजह से ये वाली जो एटम है उन एटम पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होंगे और इस वाले एटम पे नेगेटिव चार्ज डेवलप होंगे। तो ये जो पॉजिटिव और जो ये नेगेटिव चार्ज जो आयन्स हैं, जिसे आप एक को कैटायन कहते हैं, दूसरे को हम एनायन कहते हैं, इन दो आयन्स जब एक दूसरे के नज़दीक आते हैं तो इनमें एक कोलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होती है। और उसी कोलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये दोनों एटम या ये दोनों आयन्स एक दूसरे के साथ जुड़े रहती है। हमारे पास एक केमिकल कंपाउंड बनते हैं, एक आयनिक कंपाउंड बनते हैं, और इस तरीके के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं या हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। अब इसको कम्प्लीटली समझने के लिए, फॉर एग्जांपल, हम सोडियम क्लोराइड ऐसे आयनिक कंपाउंड ले रहे हैं। तो जब आप सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखेंगे तो हमारे पास जो आउटर शेल है उसमें हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन्स है, और अगर आपका सोडियम एक इलेक्ट्रॉन्स आउटर वाले शेल का एक इलेक्ट्रॉन लॉस करे तो जो रिमेनिंग जो कन्फिग्रेशन रहता है सोडियम का, सोडियम जो है एक इलेक्ट्रॉन लॉस करने से Na पॉजिटिव बनेंगे, और उसी Na पॉजिटिव का जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो नोबल गैस नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अचीव होता है। तो सोडियम जो है Na पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा, इजीली कन्वर्ट होगा, क्योंकि सोडियम पॉजिटिव का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो नोबल गैस कन्फिग्रेशन होती है, और नोबल गैस कन्फिग्रेशन जो है वो स्टेबल होता है। और जब आप क्लोरीन को देखेंगे तो क्लोरीन का आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स लाने के लिए आउटर शेल जो कम्प्लीटली फिल बनने के लिए क्लोरीन जो है एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को ले लेते हैं, और उस वजह से क्लोरीन पे एक नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, क्योंकि क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज हुई। और क्लोरीन नेगेटिव चार्ज का, जिसे आप क्लोराइड आयंस कहते हैं, उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अचीव होती है, आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है। और इन्हीं टेंडेंसी की वजह से, नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनने की टेंडेंसीज़ की वजह से सोडियम जो है वो पॉजिटिव बन सकते हैं, क्लोरीन जो है वो Cl नेगेटिव बनते हैं। और यही क्लोरीन और सोडियम और क्लोरीन जब एक दूसरे के नज़दीक लाते हैं तो हमारे पास एक सोडियम क्लोराइड आयनिक सॉलिड बनेंगे, और उस आयनिक सॉलिड में सोडियम और क्लोरीन के बीच में एक बॉन्ड बनेंगे, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, और उसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम आयनिक बॉन्ड या कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो आयनिक बॉन्डिंग या आयनिक कंपाउंड के जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या है? जितने भी हमारे पास आयनिक बॉन्डिंग है वो आयनिक बॉन्डिंग बनते हैं ड्यू टू कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। एक एटम से दूसरे एटम में इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ट्रांसफ़र होती है, ताकि उन एटम का
इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो स्टेबल बने। सेकंड जो प्रॉपर्टी है, इस तरीके के कंप्लीट ट्रांसफ़र की वजह से आयनिक बॉन्डिंग बनने के दौरान एक एटम जो है कैटायन में कन्वर्ट होती है, दूसरा एनायन में कन्वर्ट होती है, और कैटायन और एनायन अपोजिट चार्ज होने की वजह से इनमें एक कोलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। उसी कोलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। और इसी अपोजिट चार्ज के बीच में कोलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो, कोलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो ज़्यादा होती है। आप यूँ कह सकते हैं जितने भी हमारे पास आयनिक बॉन्ड है या इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड है वो बहुत स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होती है, क्योंकि अपोजिट चार्ज के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। और उस वजह से जो आयनिक कंपाउंड है जिस या आयनिक जो सॉलिड है वो ज़्यादा स्टेबल होती है, क्योंकि जब भी एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होती है उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से एनर्जी जो है जिसे आप पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं वो डिक्रीज़ होता है। तो रिजल्टिंग जो कंपाउंड बनेंगे आपके पास, जो आयनिक कंपाउंड बनेंगे, उस आयनिक कंपाउंड के पास एनर्जी कम रहेगा। और जब भी आपके सिस्टम का आपके आयनिक कंपाउंड के एनर्जी कम होंगे तो वो थर्मोडायनेमिकली ज़्यादा स्टेबल होती है। तो आयनिक बॉन्डिंग जो है, किस तरीके के एटम के बीच में आयनिक बॉन्ड बन सकते हैं। जितने भी हमारे पास उस तरीके के एटम हो जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा हो। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एटम एस ब्लॉक में है, एस ब्लॉक से है, और अगर आपके पास दूसरा एटम जो है वो पी ब्लॉक से हो, तो एस ब्लॉक का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो बहुत कम होती है। एस ब्लॉक जो है इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम होती है। पी ब्लॉक एलिमेंट जो है उनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास सोडियम क्लोराइड है, हमारे पास लिथियम फ्लोराइड है, लिथियम क्लोराइड है। तो इस तरीके के आयनिक कंपाउंड्स में एक जो है वो एस ब्लॉक में है, दूसरा जो एटम है वो पी ब्लॉक एलिमेंट्स में से होती है। तो उनके बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंसेस हैं वो बहुत ज़्यादा होती है। तो जब भी आपके दो एटम में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंसेस ज़्यादा हो, उस तरीके के एटम जब एक दूसरे के नज़दीक लाते हैं तो उन एटम में इलेक्ट्रॉन जो है एक एटम से दूसरे एटम में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होती है, कम्प्लीटली ट्रांसफ़र होती है। एक लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है अपनी इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, और वही इलेक्ट्रॉन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम वाले एटम गेन करते हैं। रिज़ल्ट ही हमारे पास एक कैटायन और एक एनायन बनते हैं, और वो कैटायन और एक एनायन एक दूसरे के साथ कोलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू जुड़े रहते हैं, और उस वजह से हमारे पास आयनिक बॉन्ड बनते हैं। और जब भी आपके पास दो एटम जिनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंसेस कम हो, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास कार्बन एंड हाइड्रोजन है, तो उस कार्बन और हाइड्रोजन को जब आप कंबाइन करते हैं, एक दूसरे के साथ नज़दीक लाते हैं, तो उनमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र नहीं होती है, बल्कि दोनों एटम अपनी इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, और उस वजह से उनके बीच में बाइंडिंग फोर्स डेवलप होती है, और उस तरीके के बाइंडिंग फोर्स को हम नाम दे देते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड जो है उस तरीके के एटम में बनेंगे जिन एटम के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंसेस कम हो, और आयनिक बॉन्ड जो है उस तरीके के एटम में बनते हैं, उस तरीके के एटम में होती है जिन एटम के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा हो। और जब भी आपके कंपाउंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से बनता हो, वो वाली कंपाउंड, जिस कंपाउंड में आपके पास कैटायन और एनायन हो, जिस कंपाउंड में आपके पास आयनिक बॉन्डिंग होती हो, उस तरीके के कंपाउंड को हम आयनिक कंपाउंड कहते हैं। और जितने भी हमारे पास आयनिक कंपाउंड हैं वो सारे के सारे वाटर सॉल्युबल होती है। उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि आयनिक बॉन्डिंग जो है वो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होती है। और जितने भी हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंट जो पार्टिकल्स हैं, जब आप आयनिक कंपाउंड में देखेंगे या आयनिक सॉलिड में देखेंगे, तो वो सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एक दूसरे के बिल्कुल नज़दीक होती है, क्लोजली पैकिंग होती है, और उस वजह से उस तरीके के आयनिक सॉलिड का, उस तरीके के आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज़्यादा होती है। और जितने भी हमारे पास आयनिक कंपाउंड जो है होती है, वो आयनिक कंपाउंड एक्वस सॉल्यूशन या मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंडक्ट करती है। फॉर एग्जांपल जब आप एक आयनिक सॉलिड को वाटर में डाल देते हैं, तो वाटर में वो सॉल्युबल होती है, वो डिकम्पोज होती है, हमारे पास एक कैटायन और एनायन बनते हैं, और वो कैटायन और एनायन जो है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में जब आप उस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोड डालते हैं, तो कैटायंस और एनायन जो है रेस्पेक्टिव पोल की तरफ मूवमेंट करते हैं, और उसी मूवमेंट ऑफ आयन की वजह से उस सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंडक्ट करते हैं। तो जितने भी हमारे पास आयनिक कंपाउंड है या आयनिक सॉलिड हैं, उनके एक्वस सॉल्यूशन जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी रखते हैं। तो ये है कुछ प्रॉपर्टीज़ आयनिक कंपाउंड का, आयनिक बॉन्डिंग का।
सेकंड जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू इम्पोर्टेंट है, लेटिस एनर्जी। तो लेटिस एनर्जी हम किस तरह डिफाइन करते हैं? लेटिस एनर्जी मीन्स it is the amount of energy released when an opposite charge ions, cation and anion, brings together to form a 1 mole of an ionic solid। एक आयनिक सॉलिड बनने के दौरान जब एक केटाइन और एनायन एक इन्फिनिट डिस्टेंस से एक रेस्पेक्टिव लेटिस साइड में जब आप लाते हो तो केटाइन और एनायन एक दूसरे के करीब लाने से एक आयनिक सॉलिड बनते हैं, और उस आयनिक सॉलिड बनने के दौरान, एक मोल ऑफ आयनिक सॉलिड बनने के दौरान कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, क्योंकि केटाइन और एनायन के बीच में कोलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होती है, और जब भी कोलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उस वक्त कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है। उस तरीके के अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम नाम दे देते हैं लेटिस एनर्जी। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास ए पॉजिटिव है, ये केटाइन है, बी नेगेटिव एनायन है, ये अलग अलग हैं, इन्फिनिट डिस्टेंस पे हैं। तो केटाइन और एनायन को जब आप इन्फिनिट डिस्टेंस से क्लोज लाते हैं, उनके लेटिस पोजीशन पे लाते हैं, तो केटाइन और एनायन के बीच में एक कोलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगा, और उस वजह से केटाइन और एनायन एक दूसरे के साथ जुड़े रहेंगे। हमारे पास एक आयनिक सॉलिड बनेंगे ए बी आयनिक सॉलिड, और ए बी आयनिक सॉलिड बनने के दौरान कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी, जिसे मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यू इज़ द लेटिस एनर्जी, कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज़ होता है, और उसी अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम नाम दे देते हैं लेटिस एनर्जी। और यही लेटिस एनर्जी के थ्रू हम आयनिक सॉलिड की स्टेबिलिटी को मेजर करते हैं। जब आपके पास बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होता हो आयनिक सॉलिड बनने के दौरान, तो आपके आयनिक सॉलिड में जो एनर्जी बाकी रहता है वो कम रहेंगे, और जब भी आपके आयनिक सॉलिड में एनर्जी कम रहेंगे वो आयनिक सॉलिड जो है वो ज़्यादा स्टेबल होंगे। तो लेटिस एनर्जी जो है हमारे पास एक पैरामीटर है जिसके ज़रिए हम आयनिक सॉलिड की स्टेबिलिटी को मेजर कर सकते हैं। जितनी आपके केटाइंस और एनायन के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा हो, आयनिक बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ ज़्यादा हो, उतनी ही अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो ज़्यादा रिलीज़ होगा। आप यूँ कह सकते हैं लेटिस एनर्जी ज़्यादा होती है, और जितनी लेटिस एनर्जी ज़्यादा होंगे उतनी ही आपके सॉलिड में जो एनर्जी रहेगा वो कम रहेगा, और उतनी ही आपके जो आयनिक कंपाउंड जो है वो ज़्यादा स्टेबल होंगे। तो अल्टरनेटिवली हम लेटिस एनर्जी को इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू सेपरेट ए मोल ऑफ एन आयनिक सॉलिड इनटू इट इज गैसेस आयन्स। अगर आपके पास एक आयनिक सॉलिड है, उस आयनिक सॉलिड को हम ब्रेक कर रहे हैं, जब आप आयनिक सॉलिड को ब्रेक करते हैं तो हमारे पास एक केटाइन बनेंगे, एक एनायन बनेंगे। तो एक केटाइन और एक एनायन बनाने के लिए कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी उस सॉलिड को ज़रूरत होती है, उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को भी हम लेटिस एनर्जी कहते हैं। तो लेटिस एनर्जी हम इस तरह भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको लगते हैं ताकि एक सॉलिड जो है वो डिवाइड होके, वो स्प्लिट होके, वो ब्रेक होके एक केटाइंस और एक एनायंस में कन्वर्ट होती हो। अगर आपके आयनिक सॉलिड के केटाइन और एनायन के बीच में कोलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो, जिसे आप आयनिक बॉन्ड कहते हैं या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं, तो आयनिक सॉलिड में जब आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्गर हो तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें लगेंगे वो ज़्यादा होगा। आप यूँ कह सकते हैं उस तरीके के आयनिक सॉलिड में लेटिस एनर्जी ज़्यादा होती है। तो अगर केटाइन और एनायन के बीच में जो कोलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसे आप आयनिक बॉन्ड कहते हैं, वो कम हो, तो कम अमाउंट ऑफ एनर्जी पे आप उस केटाइन और एनायन को आप स्प्लिट कर सकते हैं, आप ब्रेक कर सकते हैं, अलग अलग आप कर सकते हैं। तो जितनी कोलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो या जितनी आयनिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा हो, उतनी ही हमें उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, उस आयनिक बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी लगते हैं, उतनी ही आपका जो आयनिक सॉलिड जो है वो ज़्यादा स्टेबल होंगे। तो कुछ फैक्टर्स हैं जो लेटिस एनर्जी पे डिपेंड करते हैं। हमारे पास जनरली दो फैक्टर्स हैं जो लेटिस एनर्जी डिपेंड करते हैं। एक है हमारे पास चार्ज ऑन द आयन्स, दूसरा हमारे पास है साइज ऑफ द आयन्स। तो चार्ज ऑफ द आयन्स मींस अगर आपके केटाइंस और एनायंस पे चार्ज ज़्यादा हो, केटाइन पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो, एनायन पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो, और उस तरीके के आयन्स जब क्लोज लाते हैं तो उनके बीच में कोलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, और जितनी कोलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होंगे उतनी ही जो आयनिक सॉलिड बनेंगे उस दौरान जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होती है इन द फॉर्म ऑफ लेटिस एनर्जी वो बहुत ज़्यादा होती है। तो चार्ज ऑन द आयन्स जब इंक्रीज़ होती है, आयन्स पे चार्ज ज़्यादा होती है, चार्ज की नंबर ज़्यादा होती है, तो लेटिस एनर्जी का जो वैल्यू है वो ज़्यादा होती है।
सेकंड जो है साइज ऑफ द आयंस, आयंस के साइज पे भी डिपेंड करते हैं। अगर आपका आयंस की साइज़ कम हो, जैसे केटाइन की साइज़ कम हो, एनाइन की साइज़ कम हो, तो उनके बीच में कोलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फिर से ज़्यादा होती है, तो लेटिस एनर्जी जो है वो ज़्यादा होती है। तो ग्रेटर दी चार्ज ऑन द आयंस, आयंस पे अगर चार्ज ज़्यादा हो उस वक़्त अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा होती है, लेटिस एनर्जी ज़्यादा होती है। अगर आपके आयंस के साइज़ कम होती हो, अट्रैक्टिव फोर्स फिर से ज़्यादा होंगे और उस वक़्त भी लेटिस एनर्जी के जो वैल्यू है, लेटिस एनर्जी की जो मैग्नीट्यूड है वो ज़्यादा होती है और उस तरीके की जो सॉलिड है वो ज़्यादा स्टेबल सॉलिड बनेंगे। तो लेटिस एनर्जी के थ्रू हम स्टेबिलिटी ऑफ द आयनिक कंपाउंड को कैसे मेजर कर सकते हैं, ये कुछ पैरामीटर्स हैं, एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ हैं लेटिस एनर्जी का, और इसी लेटिस एनर्जी के थ्रू हम आयनिक सॉलिड की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। हम लेटिस एनर्जी की स्टेबिलिटी को मेजर कर सकते हैं। जैसे हमारे पास है लिथियम फ्लोराइड है, हमारे पास लिथियम क्लोराइड, हमारे पास लिथियम आयोडाइड है। तो जब आप लिथियम फ्लोराइड, लिथियम क्लोराइड एंड लिथियम आयोडाइड देखेंगे तो इनमें केटाइन जो है वो लिथियम है और एनाइन जो है वो फ्लोराइड है, क्लोराइड है, आयोडाइड है। दोनों आयंस में आपके पास केटाइन पे एक पॉजिटिव चार्ज है, एनाइन पे एक नेगेटिव चार्ज है। लेकिन जब आप फ्लोरीन, क्लोरीन और आयोडीन को देखेंगे तो फ्लोरीन का साइज़ छोटा है, क्लोरीन का उससे ज़्यादा बड़ा है, आयोडीन का उससे ज़्यादा बड़ा है। तो लिथियम फ्लोराइड में जो अट्रैक्टिव फोर्स हैं वो ज़्यादा होंगे और जितना अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा होंगे उतनी ही जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ लेटिस एनर्जी वो ज़्यादा है, 10 टू द ट्यून ऑफ 1030 किलो जूल पर मोल है। जब आप लिथियम क्लोराइड में देखेंगे तो लेटिस एनर्जी थोड़ा सा कम है क्योंकि क्लोराइड के जो साइज़ हैं वो ज़्यादा है। जब आप आयोडाइड को देखेंगे, लिथियम आयोडाइड में देखेंगे तो लेटिस एनर्जी उससे भी कम है क्योंकि आयोडाइड की जो साइज़ है वो क्लोरीन और फ्लोरीन से ज़्यादा है। तो जब साइज़ इंक्रीज़ होती है आपके आयंस का, अट्रैक्टिव फोर्स जो है, आयनिक बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो कम होती है, उतनी ही आपका जो आयनिक सॉलिड की जो स्टेबिलिटी है वो कम होती है। सेम उसी तरह हमारे पास सोडियम फ्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड है, सोडियम ब्रोमाइड है। तो सोडियम ब्रोमाइड का जो लेटिस एनर्जी है वो कम है। सोडियम ब्रोमाइड सोडियम क्लोराइड से अनस्टेबल है, थोड़ी सी स्टेबिलिटी कम है। सोडियम क्लोराइड का स्टेबिलिटी जो है सोडियम फ्लोराइड से कम है क्योंकि सोडियम फ्लोराइड में लेटिस एनर्जी ज़्यादा है और जब लेटिस एनर्जी ज़्यादा होंगे तो सोडियम फ्लोराइड में जो पोटेंशियल एनर्जी होंगे वो कम होंगे। तो जितनी आपके आयनिक कंपाउंड में एनर्जी कम रहेगा उतनी ही आपके कंपाउंड की जो स्टेबिलिटी है वो ज़्यादा होंगी। सेम उसी तरह जब आप यहाँ देखेंगे मैग्नीशियम क्लोराइड एंड स्ट्रोंशियम क्लोराइड, तो मैग्नीशियम पे 2 पॉजिटिव चार्ज हैं, तो केटाइन पे चार्ज जो है, चार्ज की नंबर जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है और जब चार्ज ऑफ द आयंस बढ़ जाता है उस वजह से अट्रैक्टिव फोर्स इंक्रीज़ होती है और जब अट्रैक्टिव फोर्स इंक्रीज़ होती है लेटिस एनर्जी के जो वैल्यू है वो ज़्यादा है। तो जब आप लिथियम फ्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड के बीच का लेटिस एनर्जी वैल्यू को जब आप देखेंगे तो लिथियम पे एक पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से इतनी अट्रैक्टिव फोर्स नहीं होंगे, लेकिन जब आप मैग्नीशियम को देखेंगे तो मैग्नीशियम पे +2 है, +2 चार्ज है, उस वजह से अट्रैक्टिव फोर्स जो है मैग्नीशियम क्लोराइड में, मैग्नीशियम और क्लोरीन के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स बहुत ज़्यादा होती है, लेटिस एनर्जी बहुत ज़्यादा है टू द ट्यून ऑफ 2526। और जब स्ट्रोंशियम क्लोराइड को देखेंगे तो मैग्नीशियम क्लोराइड से थोड़ी सी लेटिस एनर्जी कम है और जब लेटिस एनर्जी कम है तो स्ट्रोंशियम क्लोराइड में एनर्जी थोड़ा सा ज़्यादा रहेंगे और ये वाली जो कंपाउंड है वो अनस्टेबल होंगे क्योंकि स्ट्रोंशियम का जो साइज़ है वो ज़्यादा है। स्ट्रोंशियम पे भी +2 चार्ज है लेकिन मैग्नीशियम से स्ट्रोंशियम का जो साइज़ है वो ज़्यादा है, उस वजह से स्ट्रोंशियम और क्लोराइड के बीच का जो कोलम्बिक अट्रैक्शंस हैं वो इतनी ज़्यादा नहीं है, आयनिक बॉन्डिंग की जो स्ट्रेंथ है वो कम है, उस वजह से ये वाली जो सॉलिड जो है वो इतनी ज़्यादा स्टेबल नहीं होंगे। लेटिस एनर्जी को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ लेटिस एनर्जी। तो लेटिस एनर्जी को हम डायरेक्टली कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल होता है, हम डायरेक्टली लेटिस एनर्जी को कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। हम लेटिस एनर्जी को इनडायरेक्टली डिटरमिन करते हैं विद द हेल्प ऑफ थर्मोकेमिकल प्रोसेस, एक थर्मोकेमिकल प्रोसेस के थ्रू जिसे बॉर्न हैबर साइकिल कहते हैं। तो बॉर्न हैबर साइकिल के थ्रू हम लेटिस एनर्जी को इनडायरेक्टली डिटरमिन करते हैं, इनडायरेक्टली हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बॉर्न हैबर साइकिल जो है वो बेसिकली क्या है, it is a thermochemical process which used it to determine the lattice energy indirectly। बॉर्न हैबर साइकिल एक थर्मोकेमिकल प्रोसेस है जिसके थ्रू हम लेटिस एनर्जी को इनडायरेक्टली डिटरमिन कर सकते हैं। तो बॉर्न हैबर साइकिल के थ्रू लेटिस एनर्जी को हम कैसे डिटरमिन करते हैं,
उसको डिटरमिन करने के लिए हम एक आयनिक सॉलिड की फॉर्मेशन को हम एक कंसिडर करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मेटल है और हमारे पास हैलोजन्स हैं। तो मेटल और हैलोजन मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मेटल का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो कम होती है, हैलोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है। और आयनिक बॉन्ड तब बनते हैं जब आपके दोनों एटम के बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंसेस हैं वो बहुत ज़्यादा है। तो हैलोजन्स हमारे पास जितने भी हमारे पास हैलोजन्स हैं वो हैलोजन मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट होती है। जैसे फ्लोरीन अगर एग्जिस्ट होती है तो F2 के फॉर्म में एग्जिस्ट होती है, क्लोरीन अगर एग्जिस्ट होती है तो Cl2 के फॉर्म में एग्जिस्ट होती है। सेम उसी तरह Br2 होती है, हमारे पास I2 होती है। तो हैलोजन जो है मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट होती है। जब एक मेटल हैलोजन के साथ कंबाइन होती है हमारे पास एक आयनिक कंपाउंड बनते हैं MX, हमारे पास एक आयनिक कंपाउंड बनते हैं MX और MX आयनिक कंपाउंड बनते हैं। और उस MX आयनिक कंपाउंड को बनाने के दौरान हमारे पास एक ही हैलोजन एटम चाहिए। तो उस एक हैलोजन एटम को लेने के लिए इसको स्टैकोमेट्रिक रेशो बैलेंस करने के लिए मैं हैलोजन को हाफ कर रहा हूँ। तो एक मेटल और हाफ ऑफ द हैलोजन मींस एक हैलोजन एटम कंबाइन हो रहा है, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ द आयनिक सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ MX एक आयनिक सॉलिड बनते हैं। तो ये हमारे पास है बॉर्न हैबर साइकिल जिसमें हमारे पास मेटल है और हाफ ऑफ हैलोजन कंबाइन हुआ लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ MX। और इस दौरान जो टोटल इंथैल्पी चेंज है, जो एनर्जी है उस एनर्जी में चेंज होती है क्योंकि हमारे पास मेटल अलग हैं, हैलोजन अलग हैं, इनका केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल डिफरेंट होगा, इनका एनर्जी डिफरेंट होगा। और जब ये एक दूसरे के साथ केमिकली रिएक्ट होकर एक मोल ऑफ आयनिक सॉलिड बनते हैं, MX आयनिक सॉलिड बनते हैं, तो उस दौरान हमारे पास जो MX एज आयनिक सॉलिड उसका प्रॉपर्टी डिफरेंट है, कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट है, तो इसका जो एनर्जी जो है वो डिफरेंट होगा। तो इस वाले केमिकल रिएक्शंस के दौरान फॉर्मेशन ऑफ एन आयनिक सॉलिड बनने के दौरान कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो चेंज होती है। उस एनर्जी को हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा HF। डेल्टा HF मीन्स इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन। इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन मीन्स फॉर्मेशन ऑफ एन आयनिक सॉलिड के दौरान एनर्जी, ओवरऑल एनर्जी में क्या चेंजेस आ गए, उस एनर्जी को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं डेल्टा HF। अब इस लेटिस एनर्जी को हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं बॉर्न हैबर साइकिल के थ्रू। तो हेसिस लॉ क्या कहता है, जब भी आपके पास एक केमिकल रिएक्शंस हो जो एक ही स्टेप में होती हो, उस दौरान जो एनर्जी चेंज होती है वो एनर्जी चेंज बराबर होती है अगर वही केमिकल रिएक्शन एक से ज़्यादा स्टेप में इन्वॉल्व होती हो। तो जितने भी हमारे पास डिफरेंट स्टेप्स होती है उन सारे के सारे स्टेप्स में भी एनर्जी चेंज होती है। तो उन सारे के सारे एनर्जी चेंजेस को जब आप समेशन करते हैं तो हमारे पास ओवरऑल एनर्जी चेंज में क्या ओवरऑल एनर्जी डिफरेंस के बराबर आते हैं। तो लेटिस एनर्जी बनने के दौरान हमारे पास एक कैटाइंस बननी चाहिए, एक हमारे पास एक एनाइंस होनी चाहिए। तो कैटाइंस और एनाइन जब एक दूसरे के साथ कंबाइन होगा तभी हमारे पास एक आयनिक सॉलिड बनेंगे। लेकिन जो कैटाइंस और एनाइंस हैं वो हमारे पास पहले से नहीं होगा। हमारे पास पहले एक स्टेबल सॉलिड मेटल अगर होंगे तो वो एक सॉलिड फॉर्म में होंगे। और अगर आपके पास हैलोजन्स हैं, एनाइन हैलाइड एनाइन हो, तो हमारे पास वो बनेंगे हैलोजन मॉलिक्यूल से। तो हमारे पास पहले मेटल सॉलिड फॉर्म में होंगे और हैलोजन मॉलिक्यूलर फॉर्म में होंगे। अब इस मेटल से हमें मेटल कैटायन बनाना है और हैलोजन से हमें हैलाइड आयन बनाना है, एक नेगेटिवली चार्ज बनानी है। फिर उसके बाद यही कैटायन और यही एनायन जब आप क्लोज लाएंगे तभी हमारे पास MX एज आयनिक सॉलिड बनेंगे। और उस दौरान जो एनर्जी रिलीज़ होती है उस एनर्जी को हम नाम दे देते हैं लेटिस एनर्जी। तो मेटल सॉलिड से हम पहले मेटल एटम में कन्वर्ट करते हैं। मेटल गैस का मतलब है मेटल एटम में। जब आप मेटल एज ए सॉलिड लेते हैं तो हम मेटल का एक सैंपल ले लेते हैं जिसमें आपके मेटल्स एटम जो है उस मेटल सॉलिड के लेटिस में मेटल एटम मिलियंस ऑफ मेटल एटम होंगे
वो एक दूसरे के साथ क्लोजली पैक होंगे, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करना होगा, दो मेटल एटम के बीच के फोर्स को ब्रेक करना होगा, तभी हमारे पास एक एटम बनेंगे। हमें एटोमाइजेशन करनी है। तो फर्स्ट स्टेप इन द बॉर्न हैबर साइकिल इज कन्वर्जन ऑफ ए मेटल सॉलिड टू मेटल एटम। एक मेटल सॉलिड से हमें मेटल एटम में कन्वर्ट करना है, और उस दौरान कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें लगता है। उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम नाम दे देते हैं एनर्जी ऑफ एटोमाइजेशन या एनर्जी ऑफ सब्लिमेशन। तो डेल्टा एच सब्लिमेशन मीन्स हमें उतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी आपके मेटल सॉलिड को देनी है, तभी आपके मेटल सॉलिड से एक मेटल एटम बनेंगे। मेटल जो है एटोमाइज होगा, मेटल एक एटम में कन्वर्ट होंगे। और जो ही आपके पास मेटल एटम बनेंगे, फिर मेटल एटम से हमें मेटल केटाइन में कन्वर्ट करना है। तो सेकंड स्टेप जो है कन्वर्जन ऑफ ए मेटल एटम इनटू द मेटल केटाइन। और जब मेटल एटम से एक मेटल केटाइन में कन्वर्ट करना है, तब आप मेटल एटम से एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करना होगा। और जब आप एक इलेक्ट्रॉन मेटल एटम से एक इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, तो हमें फिर से अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, हमें लगता है। उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। तो जब आप आयोनाइजेशन एनर्जी डाल देते हैं मेटल एटम पे, तो मेटल एटम से एक इलेक्ट्रॉन लॉस होगा, और आपका मेटल एटम जो है वो कन्वर्ट होगा इनटू दी मेटल केटाइन, इनटू दी केटाइन। तो ये सेकंड स्टेप है। थर्ड स्टेप में हमारे पास हेलोजन मॉलिक्यूल है। तो हेलोजन मॉलिक्यूल को हमें हेलोजन एटम में कन्वर्ट होगा। तो जब आप हेलोजन मॉलिक्यूल में देखेंगे, तो दो हेलोजन एटम एक दूसरे के साथ केमिकली बॉन्ड होंगे, कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू एक दूसरे के साथ जुड़े होंगे, और उस बॉन्ड को ब्रेक करना होगा। और हमें कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी लगता है उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कहते हैं। तो डेल्टा एच डिसोसिएशन मीन्स बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। जब आप डाल देते हैं मॉलिक्यूल्स पे, हेलोजन मॉलिक्यूल्स पे, बॉन्ड ब्रेक होगा, और हेलोजन मॉलिक्यूल जो है वो कन्वर्ट होती है इनटू दी हेलोजन एटम। और फिर हेलोजन एटम को हमें कन्वर्ट करना होगा इनटू दी एनाइन, एक नेगेटिवली चार्ज केमिकल स्पीशीज़ में कन्वर्ट करना है। और एक नेगेटिव चार्ज केमिकल स्पीशीज़ में कन्वर्ट करने के लिए आपको हेलोजन एटम में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करना होगा, तभी वो एक नेगेटिवली चार्ज आयन्स में कन्वर्ट होंगे। तो हेलोजन एटम फोर्थ जो स्टेप है वो है कन्वर्जन ऑफ द हेलोजन एटम इनटू द हैलाइड आयन। कन्वर्जन ऑफ द हेलोजन एटम इनटू द एनाइन। हम एक हेलोजन एटम को हैलाइड आयन में कन्वर्ट कर रहे हैं बाय द एडिशन ऑफ एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इनटू द हेलोजन एटम। हेलोजन एटम में हम एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन देने के दौरान कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है। उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इस वाले कन्वर्जन में कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो हमें रिलीज़ होता है, जिसे आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। फिर हमारे पास हैलाइड आयन बनेंगे। फिर फिफ्थ जो स्टेप है वो है हमारे पास एक केटाइन बनी, हमारे पास एक एनायन बनी। अब इन केटाइन और एनायन को एक दूसरे के नज़दीक लाते हैं, लेटीज साइड में लाते हैं, और उनके बीच में एक कोलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, और उसी आयनिक बॉन्डिंग के दौरान हमें एक आयनिक सॉलिड बनेंगे इन द फॉर्म ऑफ एमएक्स। और जब एक आयनिक सॉलिड बनते हैं, उस दौरान कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होती है, जिस अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम नाम दे देते हैं लेटिस एनर्जी। तो ये जो सारे के सारे जो स्टेप्स हैं, इन स्टेप में जो एनर्जी चेंज हो रहा है, किसी स्टेप में आपको एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, किसी स्टेप में एनर्जी रिलीज़ होता है, इन सारे के सारे स्टेप्स में जो एनर्जी चेंज होती है, उस चेंजेस को जब आप प्लस करते हैं, तो वो बराबर होती है ओवरऑल एनर्जी चेंज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द आयनिक सॉलिड। तो डेल्टा एच एफ जो है वो बेसिकली एनर्जी चेंज और ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ एम एक्स, वो बराबर होती है समेशन ऑफ ऑल द एनर्जी चेंज इन ईच स्टेप्स। हर स्टेप्स में जो एनर्जी चेंजेस हैं, उन सारे के सारे स्टेप्स के एनर्जी चेंजेस को जब आप प्लस करते हैं, तो हमें तो वो बराबर होती है ओवरऑल एनर्जी के। तो ये कह रहा है हेसिस लॉ, यही कहता है हेसिस लॉ। जब आपके पास एक केमिकल रिएक्शंस हो, और वो केमिकल रिएक्शन एक स्टेप में होती हो, और उस केमिकल रिएक्शन के दौरान जो ओवरऑल एनर्जी चेंजेस हैं वो बराबर होती है जब वही केमिकल रिएक्शंस एक से ज़्यादा स्टेप्स में होता हो। तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट स्टेप है, ये वाली स्टेप, ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप है। इसमें एनर्जी चेंज जो हो रही है वो है डेल्टा एच एफ।
और यही केमिकल रिएक्शन हम बहुत सारे स्टेप्स के थ्रू कर रहे हैं। हमारे पास एक साइक्लिक प्रोसेस बन रहे हैं। तो हर स्टेप में जो छोटे छोटे एनर्जी चेंजेस होती है, उन सारे के सारे एनर्जी चेंजेस को जब आप प्लस करते हैं तो हमारे पास ओवरऑल एनर्जी चेंज के बराबर होती है। तो डेल्टा एच एफ जो है वो बराबर होती है डेल्टा एच सब्लिमेशन प्लस आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी प्लस लेटिस एनर्जी। यू इज़ द लेटिस एनर्जी। तो ये हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है और इसी इक्वेशन के थ्रू हम लेटिस एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। हम लेटिस एनर्जी को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं बाय नोविंग द वैल्यूज़ ऑफ ईच एंड एवरी वैल्यूज़। डेल्टा एच एफ का अगर आपके पास वैल्यू पता हो, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन पता हो, आयोनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू पता हो, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का वैल्यू पता हो, एंथैल्पी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू पता हो या इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी का वैल्यू पता हो, तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं दी लेटिस एनर्जी। यू का वैल्यू जो है हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से बॉर्न हैबर साइकिल के थ्रू हम इनडायरेक्टली डिटरमिन करते हैं लेटिस एनर्जी को। इफ़ वी नो द values of the delta HF, delta sublimation, ionization energy, enthalpy of dissociation or enthalpy of electron enthalpy or electron affinity.